कहना ये चाहता हूँ कि उन्होंने अभी कहा कि मुतहर्रक हो रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो बाहर जाने का प्रोग्राम तो फिर ठप। बाहर जाने तो वो किसी वक्त भी जा सकते हैं, अगर यहाँ पे वो नाकाम हो जाते हैं। वो जुआ खेल रहे हैं सर, बात ये मियां साहब। जब वो आए थे तो उस वक्त उनके हाथ में वो 3 पत्ते थे जिससे वो जीत रहे थे, लेकिन उनका अंदाजा गलत हुआ। उनके भाई ने उनको खूब आजमाया। एक तो अपने भाई से बहुत मायूस, फिर ये है कि बेटी ने उन्हें कहा कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप ना जाए, आप मेरे लिए साया है। वो बिल्कुल साया तो हैं, लेकिन ये ऐसा साया है जो नीचे की घास को उगने नहीं देता। तो ऐसा फिर ये है कि उनकी बेटी के पास भी आखिरी मौका है सर, क्योंकि उनकी बेटी ने पंजाब के अंदर जो कुछ किया है ना सर, वो को अच्छा नहीं। अब आप दूध दे रहे हैं, किन लोगों को दे रहे हैं, किन बच्चों को दे रहे हैं, आप स्कूलों में क्या कर रहे हैं। अब देखें कि जितने भी पंजाब में यूनिवर्सिटी हैं उनके वाइस चांसलरों का अभी तक तयन नहीं हो सका। पहली बात तो ये कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का क्या काम है कि एक चीफ मिनिस्टर उसको रखे जिसकी अपनी काबिलियत भी मशकूक हो। लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ भी कमज़ोर हैं, अदारे भी कमज़ोर हैं और आवाम सब ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आवाम की बदकिस्मती है कि उन्हें कुछ अर्सा और इनके साथ रहना पड़ेगा जब तक अल्लाह में उनकी किस्मत ना बदले। और इमरान खान के पास और बहुत सारे काम हैं आवाम के करने के लिए, लेकिन वो अभी अंदर हैं। और मेरा मशवरा तो ये, जिन लोगों ने उन्हें अंदर किया हुआ ना सर, वो इमरान खान को फांसी दे दें, तो आवाम को आसानी हो जाए कि हमारा एक लीडर था जो पहले भी फांसी चढ़ गया और अब दोबारा फांसी चढ़ रहा है, और चढ़ाने वाले पहले भी वो लोग थे और शायद अब वो लोग। पाकिस्तान की सियासत में 2 किरदार जो है हमेशा याद रखे जाएंगे, और इस हवाले से याद रखे जाएंगे कि वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं थी और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। एक आपके वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब और एक आपके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं साजिद खान साहब। साजिद खान साहब से पूछते हैं कि 8 सितंबर को होने वाले तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, और इसी के तनाज़र में देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में करारदाद पेश की जाती है, उसमें आर्टिकल 6 लगाने की बात की जाती है। खान साहब इस हवाले से ज़रा समझाइए, बताइए कि क्या एक असम्बली ऐसी करारदाद मंजूर कर सकती है? शुक्रिया अवान साहब। अगर आवाम के नुमाइंदे समझते हैं कि उनके मफादात के हवाले से कुछ ऐसी बातें मुल्क में हो रही हैं, तो ऐसी करारदाद पेश कर सकते हैं। करारदाद पेश करने का मतलब ये है कि राय आमा से उसकी हमायत हासिल करना। उस पर कोई कानून साजी थोड़ी होती है किसी करारदाद पे। करारदाद तो बताती है कि आप इस तरह सोच रहे हैं, आवाम इस तरह सोच रहे हैं। और जहाँ तक रह गई बात आर्टिकल 6 की, मेरा ख्याल है वो उनका अख्तियार नहीं है कि वो कानून साजी में किसी को मशवरा दें कि इस वक्त आर्टिकल 6 तो कई लोगों पे लग सकता है। बैक वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म पे लग सकता है, छोटे बाबूजी पे, हमारे सदर पाकिस्तान पे लग सकता है, वज़ीर आला मरीम नवाज पे लग सकता है। तो आर्टिकल 6 लगाना बहुत आसान है, और आर्टिकल 6 इतना आसान है कि इल्ज़ाम लग सकता है या नहीं, इसे लगाया जा सकता है। अच्छा जी, सीधा आर्टिकल आप कहते हैं आर्टिकल 6 लगाएं। अब सवाल ये है कि कैसे लगाया जाए, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो एक तो तरीक़ाकार ये है कि आइन को मद्देनज़र रखते हुए आपको साबित करना पड़ेगा कि आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए लगाया जाए। फिर सबसे आसान तरीका है कि आपके चीफ जस्टिस भी उस वक्त हैं, वो एक आम सा बयान दे दें कि हम आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं। उन पे तो लगेगा उनकी रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन रिटायरमेंट से पहले आर्टिकल 6 आवाम पे लग रहा है, जिसकी हमारे सरकारी और सियासी जो लोग हैं ना सर, और जो किसी की तरफ से खेल रहे हैं, उनका अपने इस गेम में कोई हिस्सा नहीं है, वो किराए के खिलाड़ी हैं, वो उनकी तरफ से इस किस्म की हरकत हो रही हैं। और फिर ये देखा जाए कि आर्टिकल 6 लगाना क्यों ज़रूरी है, या उसको हमारे जो हमारा आइन है उसमें उसको क्यों रखा गया, क्या उससे पाकिस्तान के अवाम के मफादात की खिलाफ वर्जी हो रही है। और बेसिकली तो अवाम के मफादात का ख्याल रखा जाता है ना किसी आर्टिकल के अंदर। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा है, वहाँ के लोगों की ये राय है, तो ठीक है, करारदाद मंजूर हो गई। क्या कहा गया उस करारदाद में? उसमें कहा यह गया है कि जो लोग देखें, अभी हालिया दिनों में जो कुछ हुआ कौमी असम्बली के अंदर, उस जलसे के बाद जो PTI ने पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली के अंदर, वहाँ पे एक तो अब होश आई है हमारे जो स्पीकर साहब हैं कि पुलिस या वो लोग
जिन्होंने मुंह पे कपड़े बांधे हुए थे वो किस तरह दाखिल हो गए। असूल और कानून तो ये कहता है कि अगर असेंबली का इजलास हो रहा हो और किसी भी मेंबर रुकने असेंबली को आपने गिरफ्तार करना हो तो उसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ती है स्पीकर साहब से। अब स्पीकर साहब भी तो 47 की पैदावार है सर, और 47 एक ऐसा नुक्ता है जिससे पूरा इंतखाब मशकूक हुआ है, और 47 की वजह से हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसकी हैसियत ख़राब हो चुकी है, और इलेक्शन कमीशन जो कुछ करता रहा है उसने पाकिस्तान के आइन को बड़ा ही मशकूक बना दी। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में अगर कोई मजबूत आई तो बहुत सारी आइनी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी ताकि आवाम के मफाद का ख्याल रखा जा सके। अच्छा, वो आर्टिकल 6 के हवाले से उन्होंने कहा जी कि उन लोगों पर लगाया जाए जिन्होंने पार्लियामेंट में दाखिल होकर गिरफ्तार किया पीटीआई के लीडरों को, पीटीआई के एमएनएस को, उन पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 लगाया जाए। अच्छा, इस पर अफसार आलम साहब की तरफ से तबसरा किया गया है, वो पाकिस्तान में पेमरा के चेयरमैन रहे हैं और आप लोग उनको सहाफ़ी भी समझते हैं। बहरहाल उन्होंने सहाफ़त एक मौके पर छोड़ दी थी, लेकिन सहाफ़ी के तौर पे आजकल वो समा में बैठते हैं अलीम खान के चैनल में, तो वहाँ पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर? उन्होंने कहा है, उन्होंने हैरत का इजहार तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 6 के हवाले से में जो असेंबली का इजलास हुआ उसमें ये करारदाद मंजूर की गई। सबसे अच्छी बात ये हुई कि उसकी जो कॉम्पेयर है मोहतरमा मोमना स्टार मेरा ख्याल है, अच्छा, उसने 2-3 मौके पे उन्हें टोका कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो भी अब सहाफ़त में दाखिल हो चुकी है बच्ची, तो उसने और अफसार आलम साहब को बड़ा शदीद गुस्सा लगा कि उन्हें टोका क्यों किया। लेकिन उसने कहा कि आप ये अपनी राय दे रहे हैं या आपका ये ख्याल है, ये तो असेंबली की करारदाद है ना। तो उन लोगों ने सोचा जो अवाम के हवाले से कर दिया। लेकिन अफसार आलम साहब आजकल मेरा ख्याल ये है कि जिनका आपने नाम लिया, जिनका ये चैनल है, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने को जाए इस किस्म की सहाफ़ती किरदार अदा कर रहे हैं। अब वो सहाफ़त में रहे नहीं, क्योंकि जिस पोस्ट पे वो थे वो पोस्ट जो थी वो एक ब्यूरोक्रेट की पोस्ट थी, एक सहाफ़ी की पोस्ट नहीं थी। और अब अफसार आलम साहब इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि वो मशकूक सहाफ़ी हैं सर। मैंने लफाफा सहाफ़ी नहीं कहूँगा, वो इज़्ज़तदार आदमी है, लेकिन बाहर वो मशकूक सहाफ़ी हैं। ठीक है। अच्छा, फैसल वावडा की तरफ से सेनेट में बहुत हल्ला गुल्ला मचाया गया इमरान खान पर इल्ज़ामात, और कहा कि मैं बटन दबा दूंगा। अच्छा, उन्होंने धमकी दी कि मैं बटन दबा दूंगा, उनका मोबाइल के ऊपर हाथ भी था, उन्होंने मोबाइल की तरफ इशारा किया था कि मैं बटन दबा दूंगा तो फिर इनको मुंह छुपाने की जगह इस तरह के उन्होंने अल्फाज। अच्छा, मुझे लगता है कि वो शायद ऐसा बटन दबाना चाहते थे जिससे ऐसी बदबू उठेगी कि इनको अपने नाक पर भी हाथ रखना पड़ेगा, और ये कहाँ पे बटन होता है। तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? फैसल वावडा जिस तरह से इमरान खान की किरदार कुशी कर उनके खिलाफ बातें कर। देखिए, बात ये फैसल वावडा जो है वो हमारी सियासत का एक फिर दोबारा वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि मैं ये कहूँगा कि एक बदबूदार किरदार है सर। अच्छा, इनको आप ये ना कहें कि घर का ना घाट का, बल्कि आप ये कहें 3 में न 13 में। चलें, ये ज़्यादा इज़्ज़तदार, ये हाँ काबिल एहतराम है। लेकिन सर जो कुछ भी वाडा साहब कह रहे हैं या जो कुछ बता रहे हैं, जो उनके पास सियासी इल्म है वो उनका अपना नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो रिमोट कंट्रोल पे काम कर रहे हैं। उन्हें कहा जाता है, उन्हें बताया जाता है कि आपने ये कहना है, आपने ये करना है। अब वो कहते हैं कि कोई मुझे गाली देगा मैं उससे गाली दूंगा। तो बात ये कि हमारा माशरा जो है उसमें गाली को बुरी बात नहीं समझी जाती। बहुत सारे अक्लमंद लोग जो हैं दूसरे अक्लमंद को लू का पट्टा कहते हैं, तो ये गाली नहीं है सर। बताएं, मगरबी जो समाज है उसमें तो उल्लू बड़ा अच्छा किरदार है सर। और फिर आप ये देखें कि अच्छा किरदार भी हो, अक्लमंद किरदार भी है। तो इसलिए अब फैसल वाडा की आपने बात की, मैं आपको बताऊं, फैसल वाडा इतना अर्सा इमरान खान के साथ रहे, ये उन लोगों में से थे जिनको जनरल वाजा ने इमरान खान के पीछे लगाया हुआ था। अच्छा, प्लान किया हुआ था। बिल्कुल 100% प्लांटेड थे, और ये अभी भी एक ख़ास अदारे के मुझे लगता है प्लांटेड हैं और उसी के कहने पे चल रहे हैं और उसी के मफादात को देखते भी हैं। मफाद को देखना तो अच्छी बात है, लेकिन किसी के मफाद को ख़राब करना बुरी बात है। उस अदारे का मफाद आवाम के नज़रों में कम होता जा रहा है इनकी तकरीरों की वजह से, इनकी बातों की वजह से।
अच्छा, और वहाँ पे फलक नाज एक खातून है, सेनेटर है, उन पर पाबंदी लगा दी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। जी हाँ, 2 दिन की पाबंदी उन पे लगाई गई, जबकि मेरा ख्याल उस खातून ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन फैसल वाडा साहब ने ये कहा नहीं था, बल्कि चेयरमैन सेनेट को हुक्म दिया था कि आप इनको सस्पेंड करें। जी। अब आप ये ध्यान में रखें कि चेयरमैन सेनेट और उनके बेटे जिस तरह से 47 के जरिए मुंतखब होके आए हैं, क्योंकि वो सेनेटर हैं और 47 के लोगों ने उन्हें मुंतखब किया है, और फिर वो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, लेकिन उनका जो सियासी किरदार रहा है, सियासी मजाज जिस किस्म का है और उनके बेटे का जिस किस्म का है, तो वो असल में चेयरमैन सेनेट की हैसियत में कोई अच्छी हैसियत में अपने आप को मनवाते नज़र नहीं आते सर, ईमानदारी बात है। और इस वक्त सेनेट सबसे कमज़ोर अदारा है, क्योंकि देखें एक तो उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सके, और ये आइनी तौर पर गैर मुनासिब मामला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि अभी तक फैसला नहीं किया, इसकी वजह से मामला हो रहा है। और देखें फिर उसके ऊपर कमाल ही है कि सुप्रीम कोर्ट के नामवर चीफ जस्टिस साहब भी उस मामले में इलेक्शन कमीशन 2 कदम आगे हैं। इनको ऐसा फैसला दे दिया, भले पाबंदी लगा दी। भाई आप किस तरह पाबंदी लगा सकते हैं किसी बल्ले के ऊपर या किसी बंदूक के ऊपर? अगर बंदूक चलाने वाले से आप डरते हैं तो आप पाबंदी लगाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि बंदूक से या कोई परिंदा या कोई जानवर उसकी नज़र ना हो, तो फिर आप उसको लाइसेंस का हवाला देंगे, या इसका ये तरीक़ाकार है रखने का। तो बहरहाल बात वाडा साहब से शुरू होकर सेनेट के चेयरमैन तक पहुंची थी। ये दोनों किरदार जो है ना सर, इस वक्त हमारी सियासत के में अपनी हैसियत मनवा नहीं रहे, बड़े मशकूक किरदार हैं। और देखेंगे आने वाले दिनों में आइन में इनकी हैसियत का तयन किया जाएगा, बशर्ते कि असम्बली में ऐसे लोग आ जाएं जो अदारों को हैसियत दें और उनकी हैसियत मनवाएं, और अदारे भी जो हैं वो ये समझें कि हमें ये करना है और ये नहीं करना। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब कल तक कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब की सीटी बढ़ती रहती है, हवा निकलती रहती है। जी हाँ। अब उन्होंने मियां साहब को मशवरा दिया कि उठें, फड़ लो। अब वो असल में जी हाँ, उनका ख्याल ये है कि मियां साहब एकदम उठें, जोर से अंगड़ाई लें और फिर भाग जाएं। सच्ची बात है। और मियां साहब खुद भी जाना चाहते हैं, लेकिन सुनने में यह आया है कि बोले कि अहम अदारे जो हैं उनको भी इजाज़त नहीं दे रहे कि वो जाएं। अच्छा, वो डेट तो मेरा ख्याल है कि आज 11 तारीख आज उनकी रवानगी थी। हाँ, किसी वक्त भी पता आपको लगेगा पता कि वो रवाना हो गए हैं, लेकिन अभी रवाना नहीं, ये तो पता चलेगा। लेकिन आज ये खबरें आई है कि उन्होंने फैसला किया है सियासत में मुतहर्रिक होने का। जी हाँ। कल तक शायद वो मुंज में थे, बांदरियों को उधर मेरा ख्याल मरी में बिल्कुल बांदरियों के साथ खेलते थे, अभी अवाम के साथ खेलेंगे। अच्छा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि उन्होंने अभी कहा कि मुतहर्रिक हो रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो बाहर जाने का प्रोग्राम तो फिर ठप है। नहीं, बाहर जाना तो वो किसी वक्त भी जा सकते हैं, अगर यहाँ पे वो नाकाम हो जाते हैं। वो जुआ खेल रहे हैं सर, बात ये मियां साहब। जब वो आए थे तो उस वक्त उन्हें उनके हाथ में वो 3 पत्ते थे जिससे वो जीत रहे थे, लेकिन उनका अंदाज़ा गलत हुआ। उनकी बेटी ने उन्हें गलत बताया, उनके भाई ने उनको खूब आजमाया। एक तो अपने भाई से बहुत मायूस है, लेकिन दिखावे के लिए ज़रूरी होता है कि अपने भाई के साथ रहें सर। ठीक है। फिर ये है कि बेटी ने उन्हें कहा कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप ना जाएं, आप मेरे लिए साया हैं। वो बिल्कुल साया तो हैं, लेकिन ये ऐसा साया है जो नीचे की घास को उगने नहीं देता। उनकी बेटी अच्छा, फिर ये है कि उनकी बेटी के पास भी आखिरी मौका है सर, क्योंकि उनकी बेटी ने पंजाब के अंदर जो कुछ किया है ना सर, वो को अच्छा नहीं किया। मैं आपको बताऊँ, मखसूस लोगों को नवाजना मुनासिब होता है, लेकिन आवाम को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं होता। अब आप दूध दे रहे हैं, किन लोगों को दे रहे हैं, किन बच्चों को दे रहे हैं, आप स्कूलों में क्या कर रहे हैं। अब देखें कि जितने भी पंजाब में यूनिवर्सिटी हैं उनके वाइस चांसलरों का अभी तक तयन नहीं हो सका। पहली बात तो ये कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का क्या काम है कि एक चीफ मिनिस्टर उसको रखे जिसकी अपनी काबिलियत भी मशकूक हो। लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ भी कमज़ोर हैं, अदारे भी कमज़ोर हैं और आवाम सब ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आवाम की बदकिस्मती है कि उन्हें कुछ अर्सा और इनके साथ रहना पड़ेगा जब तक अल्लाह ने उनकी किस्मत ना बदले। अच्छा, आपने वो वाइस चांसलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मेरे ज़हन में आ गया चांसलर इमरान खान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि कैसा ये इलेक्शन होगा? इलेक्शन ठीक होगा सर। बात यह है कि इमरान खान, देखें अगर इमरान खान से राय ली जाती या उससे पूछा जाता तो वो शायद ये इलेक्शन ना लड़ता। अच्छा जी। पहली बात ये।
لیکن کیونکہ وہاں پہ جمہوریت ہے، اگر کوئی شخص ہار بھی جائے تو اس کا برا نہیں مانا جاتا. ہمارے یہاں ہار بڑی بری مانی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہار گئے تو دنیا ہار گئی. ایسا نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک مناسب وقت ٹائم ہے، ایک وقت آئے گا عمران خان شاید اپنے کاغذات واپس لے لیں. اچھا جی. اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک تو دکھاوے کا وہ ایک ہے، اور عمران خان اس حیثیت میں کام کر چکے ہیں، اور عمران خان کے پاس اور بہت سارے کام ہیں عوام کے کرنے کے لیے، لیکن وہ ابھی اندر ہیں. اور میرا مشورہ تو یہ، جن لوگوں نے انہیں اندر کیا ہوا نا سر، وہ عمران خان کو پھانسی دے دیں تب عوام کو آسانی ہو جائے کہ ہمارا ایک لیڈر تھا جو پہلے بھی پھانسی چڑھ گیا اور اب دوبارہ پھانسی چڑھ رہا ہے، اور چڑھانے والے پہلے بھی وہ لوگ تھے اور شاید اب وہ لوگ ہوں. اچھا، 10-12-15 سال کے بعد کہیں کہ غلط فیصلہ ہو گیا. سر بات یہ ہے کہ جتنے فیصلے یہاں پہ ان لوگوں نے کیے ہیں جن کے بارے میں آپ کہا جا رہا ہے غلط ہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے اسی ادارے کے کچھ لوگ آج سے کچھ سال کے بعد سیدھے راستے پہ آ جائیں. ابھی تو ہمیں اپنی قسمت بدلتی نظر نہیں آ رہی. اچھا، جلسہ ہو گیا جی جی 8 ستمبر والا. جی. اچھا خان صاحب، یہ کامیاب جلسہ ہوا کہ کامیاب جلسہ ہو جائے تو اس پر پھر آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے. اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ناقابل برداشت ایسا جلسہ، کس طرح سے گرفتاریاں، کس طرح سے الزامات، کس طرح سے سارا کچھ آپ کے سامنے. غضب ہو گیا، یہ تو جلسہ نہ ہوا. سر بات یہ ہے، دیکھیں تو جلسے کو پوری کوشش کی گئی کہ نہ ہو، جن کے عوام کو پہنچنے کے راستے جو تھے نا مسدود کیے گئے، رکاوٹیں کھڑی کی گئی. اب بتائیں، جلسہ گاہ جو ہے وہ اسلام آباد سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور ایک ایسی جگہ پہ ہے جو غیر آباد ہے، جس کو آپ فصلیں وہاں پہ ہیں آباد. جلسہ ہوا، لوگ آئے. اچھا پھر یہ ہے کہ جلسے کی شروعات تو جلسہ شروع ہونے سے 2 دن پہلے ہو گئی سر، کہ لوگ راتوں کو نکلنا شروع ہو گئے، اور وقت کی سرکار کو پتہ بھی چل گیا. لیکن انہوں نے اپنی جو کوشش کرنی تھی کی، اور اچھا ہوا کہ ان کا کردار واضح ہو گیا. اب جلسہ کو روکنے کی کس نے کوشش کی، یہ معاملہ ذرا مشکل ہے. کیا موجودہ جو سرکاری اور سیاسی سرکار ہے اس نے روکنے کی کوشش کی، یا کسی اور ادارے نے؟ میرا خیال ہم کسی ادارے کو تو الزام نہیں دیتے. ہم وزیر اعظم جو اس وقت، اچھا آپ کسی ادارے کو الزام نہیں دیتے، لیکن فارم 47 والے کر کچھ نہیں سکتے. سر نہیں سر، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ کر رہے ہیں. وہ عوام کے مفادات سے کھیل رہے ہیں. ہاں یہ کر سکتے ہیں. عوام کو مایوس کر رہے ہیں. اور دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے فارم 47 نے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگا دیا، اپنی مرضی کا صدر پاکستان لگا لیا، اور یہ تینوں کردار اس سیاسی طور پہ بہت ہی مشکوک ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں لوگوں پہ مسلط کیا گیا ہے، اور لوگ ان سے خوش نہیں ہیں. اب بتائیں، ان میں سے تینوں میں سے کوئی شخص بھی عوام کے اندر آنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہیں گے جناب دہشت گردی نہ ہو جائے. دہشت گرد تو سیاسی دہشت گرد تو یہ خود ہے سر. اچھا خان صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کل تک قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا، قسم ہے میں نہیں آ رہا، میں آرمی چیف کیا میں ورنہ تو ویسے میں مزید عہدہ قبول نہیں کروں گا چیف جسٹس کا. لیکن آج وہ ایسے مکرے ہیں جیسے بندہ کہتے ہیں نا پیروں مکر جانا، پیر سے مکر جانا. بالکل سامنے ان کی طرف، ان کے سیکٹری کی طرف سے کہہ دیے نہیں جنہوں نے تو ایسی بات نہیں کی تھی. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست میں 2 کردار جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، اور اس حوالے سے یاد رکھے جائیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے، انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی. ایک آپ کے وزیر قانون اعظم طاہر صاحب، اور ایک آپ کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب. ٹھیک ہے، یہ لوگ کن کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، ان کے کون لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ معاملہ چھوڑ دیں. بہرحال یہ دونوں کردار جو ہے نا، انہوں نے پاکستانی آئین کو سب زیادہ نقصان پہنچایا ہے سر. اور قاضی ان کے ہاتھوں میں کھیلیں یا یہ کھلا رہے ہیں؟ نہیں سر نہیں، دیکھیں مجھے تو قاضی صاحب سے ہمدردی ہے، کیونکہ قاضی صاحب سے جو لوگ ناراض تھے وہ اب قاضی صاحب سے خوش ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب 3 سال کے لیے رہیں، اور وہ قاضی صاحب سے اپنی مرضی کے فیصلے عوام کے مفاد میں کروا سکیں. یاد رہے، عوام کے مفاد میں کروا سکیں، عوام کے مفاد میں کروا سکیں. عوام کا مفاد یہ ہے کہ ذمہ دار جو ہے اس کی ساکھ مضبوط ہو، اور ذمہ دار جو ہے وہ اپنی فصل سرکار کو بیچے. یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ سرکار کون سی ہوگی. چلیں خان صاحب، اس کی سمجھ تو نہیں آئی لیکن کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. بہت